हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैकर थिंग्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता ही है, रिसेंट कुछ ईयर में गवर्नमेंट एग्जाम में कंपटीशन काफ़ी बढ़ गई। अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम पास करनी है तो करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के बिना गवर्नमेंट एग्जाम पास करना बहुत ही मुश्किल है। कई सारे एग्जाम में एग्जामिनर डायरेक्टली करंट अफेयर्स नहीं पूछता, वो करंट अफेयर्स के साथ जो स्टैटिक पोर्शन है वो पूछता है और उसके बारे में क्वेश्चन करता है। एग्जाम्पल देखें तो रिसेंटली यूपीएससी का प्रीलिम हुआ था, उसमें कुछ इसी तरह का पैटर्न फॉलो किया गया था। एग्जामिनर ने डायरेक्टली करंट अफेयर्स के बारे में क्वेश्चन ना करते हुए करंट अफेयर्स के बैकग्राउंड के बारे में, यानी कि करंट अफेयर्स के स्टैटिक पोर्शन के बारे में क्वेश्चन किया था। कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको क्लियरिटी मिलेगी। सबसे पहला क्वेश्चन है एम्प्लॉयड स्कीम के बारे में। विथ रेफरेंस टू द फंड अंडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसे हम एम्प्लॉयड स्कीम कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। एम्प्लॉयड स्कीम के बारे में कुछ दिया हुआ है और उसके नीचे 4 स्टेटमेंट दी है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एम्प्लॉयड स्कीम के बारे में करेक्ट है वो आपको बताना है। सबसे पहला है एम्प्लॉयड फंड मस्ट बी यूज्ड टू क्रिएट ड्यूरेबल, यानी कि टिकाऊ असेट लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एजुकेशन एट्सेट्रा। यानी कि इसमें कहा गया है कि एम्प्लॉयड स्कीम के अंडर जो फंड मिलता है वो टिकाऊ असेट, ड्यूरेबल असेट, जैसे कि हेल्थ यानी कि हॉस्पिटल, एजुकेशन यानी कि कॉलेज स्कूल, वैसे कुछ असेट बनाने के लिए यूज किया जाएगा। दूसरा है अ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपीज फंड मस्ट बी बेनिफिट एससी एसटी पॉपुलेशन, यानी कि एससी और एसटी पॉपुलेशन है उसको ही ये स्कीम का लाभ मिलेगा। थर्ड वन है एम्प्लॉयड फंड मस्ट आर सैंक्शन ऑन ईयरली बेसिस, ईयरली बेसिस पे उसका सैंक्शन किया जाए, उसको सैंक्शन किया जाएगा। एंड द अनयूज फंड कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, यानी कि पहले साल में जो फंड बचता है वो दूसरे साल में कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। तीसरा ऐसा कुछ कहता है। फोर्थ वन है द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर, मतलब कि 10% जो वर्क है वो हर साल वो इंस्पेक्ट करेगा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। तो इसमें से पहला दो तो सही है। थर्ड वन में क्या कहा गया है कि एम्प्लॉयड फंड आर सैंक्शन ऑन ईयरली बेसिस एंड द अनयूज फंड कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। ये स्कीम है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 ईयर के लिए सत्ता पे होते हैं। तो फाइव पहले साल, एग्जाम्पल फॉर पहले साल 100 रुपये उसको एम्प्लॉयड स्कीम के तहत दिए और उसने उसमें से अच्छे रुपये 80 रुपीज़ यूज़ कर लिए। तो पहले साल में वो 20 रुपीज़ है और दूसरे साल में जाएगा तो 100 रुपीज़ तो उसका पहले से मिलेगा और पहले साल में 20 रुपीज़ कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो तीसरा स्टेटमेंट तो गलत है, यानी कि कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। और फोर्थ वन है 10% वर्क अंडर इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर, 10% वर्क है वो इंस्पेक्ट किया जाएगा। तो ये गलत है, 10% नहीं, फुल्ली इंस्पेक्ट किया जाएगा। तो रिसेंटली एम्प्लॉयड स्कीम बहुत ही करंट में न्यूज़ में थी, इसलिए उसके बारे में क्वेश्चन किया गया था। देखो, दूसरा क्वेश्चन है कावेरी बेसिन के बारे में। कावेरी बेसिन रिसेंटली बहुत ही न्यूज़ में थी, इसलिए उसके बारे में क्वेश्चन किया गया है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शन एरिया आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन। ये 4 एरिया है, उनमें से कौन सा एरिया कावेरी बेसिन में लोकेटेड है। कावेरी बेसिन की बात किया जाए तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला और पुडुचेरी, ये 4 राज्यों में कावेरी बेसिन स्थित है। और कावेरी रिवर की बात की जाए तो कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर कावेरी रिवर गुजरती है। उसका ओरिजिन है वेस्टर्न घाट, यानी कर्नाटक कर्नाटक में, और वो बे ऑफ बंगाल में जाके खत्म होती है। तो फर्स्ट वन है नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क। सेकंड है पापीकोंडा नेशनल पार्क। थर्ड है सत्यमंगलम नेशनल पार्क। और फोर्थ है वयानंत नेशनल पार्क। अगर आपको पता हो कि कावेरी बेसिन किन किन राज्यों में स्थित है और ये 4 नेशनल पार्क है वो किन राज्यों में स्थित है, तो आप आंसर का पता लगा सकते हो। जैसे कि नागरहोल नेशनल पार्क है वो कर्नाटका में स्थित है। पपीकोंडा नेशनल पार्क है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। सत्यमंगलम नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो तमिलनाडु में स्थित है। और वयानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो केरला में स्थित है।
मैंने पहले ही बताया था कि कावेरी बेसिन है वो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पौंडीचेरी में स्थित है। तो पपीकुंडा नेशनल पार्क है वो तो आंध्र प्रदेश में है। तो मतलब कि पहला, तीसरा और चौथा सही है और दूसरा गलत है। अगर मैप में देखें तो आपको क्लियर ही पता चलेगा। जैसे कि देखो, ये रेड के अंदर जो एरिया है वो कावेरी बेसिन की है। देखो, ये वाला एरिया है कर्नाटक में स्थित है, ये वाला केरला है, ये वाला तमिलनाडु, ये और पौंडीचेरी है। और वो पपीकुंडा नेशनल पार्क है वो आंध्र प्रदेश में इससे ऊपर स्थित है। थर्ड क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। सियाचिन ग्लेशियर रिसेंटली बहुत ही न्यूज़ में थी। चाइना और पाकिस्तान की वॉर और कॉन्फ्लिक्ट थी इसके वजह से। तो सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द, ये चार है, उनमें से कहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर सिचुएटेड है? फर्स्ट है ईस्ट ऑफ अस्काई चिन, सेकंड है ईस्ट ऑफ ले, थर्ड है नॉर्थ ऑफ गिलगिट और फोर्थ है नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है तो हम मैप से डायरेक्टली जानते हैं क्या आएगा। देखो, ये हमारी कंट्री इंडिया और उसके नॉर्थ में जाएंगे तो ये जम्मू कश्मीर, और ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन है सियाचिन ग्लेशियर। तो फर्स्ट ऑप्शन था ईस्ट ऑफ अस्काई चिन, अस्काई चिन के ईस्ट में। ये देखो, ये है अस्काई चिन के ईस्ट में नहीं है बल्कि वेस्ट में है, मतलब पहला तो गलत हुआ। सेकंड है ईस्ट ऑफ लेह के ईस्ट में। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये देखो, ये है लेह। और थोड़ा सा और जूम करें तो ये रिवर है, ये है इंडस रिवर के नॉर्थ में लेह है। और देखें तो लेह के नॉर्थ में सियाचिन ग्लेशियर है। तो मतलब ऑप्शन में किया गया था ईस्ट ऑफ लेह, तो मतलब वो भी गलत है। थर्ड वन है नॉर्थ ऑफ गिलगिट के नॉर्थ में। सियाचिन ग्लेशियर के लेफ्ट साइड में थोड़ा सा जाएंगे तो ये रहा गिलगिट की नॉर्थ में नहीं, गिलगिट की राइट में यानी कि ईस्ट में है, मतलब वो भी गलत है। फोर्थ वन है नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली की नॉर्थ में। देखो, ये रहा, ये है नुब्रा वैली की नॉर्थ में, मतलब फोर्थ वन इज राइट। चौथा ऑप्शन है वो सही है। यहाँ देख सकते हैं नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो देखा आपने करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम पास करने में। तो इसीलिए मैंने ये चैनल स्पेशल करंट अफेयर्स के लिए बनाई है। आप डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देख सकते हैं ये चैनल पे, और उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स के साथ में करंट अफेयर्स के रिलेटेड जनरल नॉलेज भी अपलोड करता रहूँगा। मैं मंडे टू सैटरडे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करूँगा और उसके साथ में उसकी पीडीएफ भी अपलोड करता रहूँगा। तो आप मंडे टू सैटरडे वीडियो देखें और संडे को उसका रिवीजन करें, और मंथ के लास्ट में मैं पूरे महीने की कंबाइंड पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। अगर आप डेली ये पैटर्न फॉलो करेंगे तो आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। इस लेक्चर में सबसे पहले हम एक इम्पोर्टेंट डे के बारे में डिस्कस करेंगे और बाद में करंट अफेयर्स के रिलेटेड न्यूज़ जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक डे जो कि है वुमेन के बारे में, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वुमेन्स के अगेंस्ट जो वायलेंस होता है उसको एलिमिनेट यानी कि रद्द करने के या कैंसिल करने के बारे में ये डे है। रिसेंटली कोविड-19 और लॉकडाउन और ये सब के चलते वायलेंस अगेंस्ट वुमेन काफ़ी बढ़ गया है। तो ये डे कोविड-19 के चलते काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज ऑब्जर्व ऑन 25 नवंबर एवरी ईयर। हर साल 25 नवंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। The premises of the day is to raise awareness of the fact that women around the world are subject to rape, domestic violence and other form of violence. ये डे लोगों को अवेयर करता है वुमेन के अगेंस्ट जो रेप, डोमेस्टिक वायलेंस और अदर फॉर्म ऑफ वायलेंस होता है उसके लिए। The United States General Assembly has designated November 25 as the International Day for the Elimination of Violence Against Women. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 25 नवंबर को, और इसकी थीम है ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रेस्पॉन्ड, प्रिवेंट, कलेक्ट। ऑरेंज कलर सिंबलाइज करता है अ बेटर फ्यूचर विदाउट वायलेंस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल। वुमेन और गर्ल को वायलेंस के बगैर
उसके फ्यूचर को बेटर करने के ओर ये ऑरेंज वर्ड कलर सिम्बोलाइज करता है। दूसरी न्यूज है ईपीएफओ के बारे में। ऑन द ओकेजन ऑफ कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर ऑफ उमंग ऐप के 3 ईयर कंप्लीट होने पर रविशंकर प्रसाद जो कि मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर है, उसके द्वारा उमंग अवार्ड अनवील यानी कि लॉन्च किया गया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में ईपीएफओ कहते हैं, हैज टेकन कन्फर्म विथ प्लेटिनियम पार्टनर अवार्ड फॉर रजिस्टरिंग मोर देन 25 लाख ट्रांजेक्शन ऑन उमंग ऐप। उमंग ऐप पे 25 लाख ट्रांजेक्शन और उससे भी ज़्यादा ट्रांजेक्शन होने पर ईपीएफओ को ये अवार्ड नॉमिनेट किया गया। यूजिंग दिस उमंग ऐप को यूज़ करके ईपीएफओ मेंबर कैन एक्सेस 19 डिफरेंट सर्विस ऑफ ईपीएफओ ऑन देयर मोबाइल। उमंग ऐप के द्वारा ईपीएफओ मेंबर 19 तरह के डिफरेंट सर्विसेज अवेल कर सकते हैं अपने ही मोबाइल में, जैसे कि अ मेंबर कैन व्यू पासबुक देख सकते हैं, एक्टिविटी यूएन एक्टिवेट कर सकते हैं, रेज क्लेम कर सकते हैं यूएन का वो प्रोविडेंट फंड का, ट्रैक क्लेम स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं, क्लेम किया वो स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं, अप्लाई फॉर स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सीड आधार विथ यूएन के साथ आधार को सीड यानी कि लिंक कर सकते हैं, अपडेट जीवन प्रमाण को अपडेट कर सकते हैं, रजिस्टर ग्रेवियंस को रजिस्टर कर सकते हैं, सर्च एस्टेब्लिशमेंट है वो उसको सर्च कर सकते हैं, और ईपीएफओ ऑफिस का एड्रेस भी निकाल सकते हैं। फॉर अवेलिंग दिस सर्विस, ये सर्विस अवेल करने के लिए मेंबर को यूएन नंबर है, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, उसके साथ अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक करना पड़ेगा और यूएन एक्टिवेट करना पड़ेगा। उमंग के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। उमंग, जिसका नाम फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ऑन 23 नवंबर 2017 को ये उमंग ऐप लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। 5th एडिशन ऑफ द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस की 5th एडिशन थी, उसमें लॉन्च किया गया था। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। डेवलपर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये 4 ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य करता है, एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज, काईओएस। 13 लैंग्वेज में, डिफरेंट 13 लैंग्वेज में अवेलेबल हो, और वो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर, डिजी लॉकर, भारत बिल पेमेंट सिस्टम जैसी सेवाएं देता है। नेक्स्ट न्यूज ये है एक बुक के बारे में। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी रिलीज अ बुक ऑन द लाइफ एंड आइडियाज ऑफ श्री गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी है, उसके लाइफ एंड उसके आइडिया के बारे में एक बुक नरेंद्र मोदी द्वारा रिलीज की गई है। बुक हैज बिन पेन्ड यानी कि लिखी गई है कृपाल सिंह के द्वारा वो बुक लिखी गई है। गुरु नानक born as नानक on 15 अप्रैल 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था एट राय भोई की तलावंडी, दिल्ली सल्तनत थी, उसमें एक प्लेस था राय भोई की तलावंडी, उसमें ये जन्म हुआ था। प्रेजेंट डे नानक साहिबा पंजाब पाकिस्तान में सिचुएटेड है ये। He was the founder of Sikhism. सिखिज्म के फाउंडर थे कौन? गुरु नानक देव जी सिखिज्म के फाउंडर थे, एंड द फर्स्ट ऑफ द 10 सिख गुरु। सिखिज्म में 10 सिख गुरु है, उसमें से ये पहले सिख गुरु थे। He died on 22 सितंबर 1539 एट करतारपुर। 22 सितंबर 1539 में उसकी मौत हो गई थी। मुगल एम्पायर में प्रेजेंट डे पाकिस्तान में स्थित है। क्या? करतारपुर प्रेजेंट डे पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट न्यूज है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर लैंड अटैक वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड से ब्रह्मोस मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया। लैंड वर्जन था ये ब्रह्मोस मिसाइल का। The range of the missile has been extended from 400 km from the origin 290 km. Origin 290 km थी, उसमें से एक्सटेंड की गई है 400 km तक, और उसकी स्पीड है 2.8 मैक, यानी कि ऑलमोस्ट 3 टाइम ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की जो स्पीड है उसका 3 गुना स्पीड मेंटेन की गई है। द टेस्ट वॉज डन इन टॉप अटैक कन्फिग्रेशन में ये टेस्ट किया गया था। Most of the modern missile, including BrahMos
ब्रह्मोस के साथ ही कई सारे मॉडर्न मिसाइल है कैन बी फायर्ड इन बोथ टॉप अटैक एंड डायरेक्ट अटैक मोड। टॉप अटैक एंड डायरेक्ट अटैक मोड में एक ब्रह्मोस के साथ में कई सारी मिसाइल है वो कार्य करती है। इन टॉप अटैक मोड मतलब मिसाइल इज रिक्वायर्ड टू क्लाइंब शार्पली आफ्टर लॉन्च। लॉन्च होने के बाद शार्पली वो क्लाइंब करती है ऊपर की ओर। ट्रैवल एट अ सर्टेन एल्टीट्यूड तक ये ट्रैवल करती है एंड देन फॉल ऑन टॉप ऑफ द टारगेट एंड आफ्टर वो टारगेट पे वो वार कर देती है। इन डायरेक्ट अटैक मोड में क्या करती है, द मिसाइल ट्रैवल एट अ लोअर एल्टीट्यूड। मिसाइल लोअर एल्टीट्यूड में ट्रैवल करती है एंड डायरेक्टली स्ट्राइकिंग टू द टारगेट, डायरेक्टली टारगेट की ओर स्ट्राइक करती है। मतलब कि टॉप अटैक मोड में वो ज़्यादा ऊपर जाती है और वहाँ से टारगेट को स्ट्राइक करती है और वो डायरेक्ट अटैक मोड में डायरेक्टली टारगेट को स्ट्राइक करती है। An amalgamation of the name of Brahmaputra River and Moscow River, BrahMos missile is designed, developed and produced by BrahMos Aerospace। मतलब कि ब्रह्मोस नेम है वो ब्रह्मपुत्र रिवर एंड मॉस्को रिवर जो कि रशिया में सिचुएटेड है, इन दोनों का मिश्रण करके नाम रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइल है वो डिजाइन की गई है, डेवलप एंड प्रोड्यूस की गई बाय ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा। ब्रह्मोस एरोस्पेस है ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी इंडिया की डिफेंस कंपनी है, एंड मशीनोस्ट्रोनिया ऑफ रशिया, मशीनोस्ट्रोनिया जो कि रशिया में स्थित है। इन दोनों के द्वारा का जॉइंट वेंचर करके एक ब्रह्मोस एरोस्पेस बनाया गया है। इट इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है विच कैन बी लॉन्च फ्रॉम सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट एंड लैंड। चारों जगह से ये लॉन्च की जा सकती है ब्रह्मोस मिसाइल। इट इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, दुनिया की सबसे फास्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, एंड एज वेल एज द फास्टेस्ट एंटी शिप क्रूज मिसाइल इन ऑपरेशन। एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी है ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट। इट ऑपरेट ऑन फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे ये ऑपरेट करती है। मतलब कि इट डज नॉट रिक्वायर फर्दर गाइडलाइंस आफ्टर लॉन्च। लॉन्च होने के बाद उसको कोई फर्दर गाइडलाइंस की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब उसको कहते हैं फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल। लास्ट न्यूज है डिसैलिनेशन प्लांट के बारे में। महाराष्ट्र अनाउंस सेटिंग अप ऑफ अ डिसैलिनेशन प्लांट इन मुंबई। महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनाउंस किया गया है मुंबई में एक डिसैलिनेशन प्लांट स्टेब्लिश किया जाएगा। द प्लांट विल प्रोसेस 200 मिलियन लीटर ऑफ वाटर डेली। प्लांट में 200 मिलियन लीटर पानी को डिसैलिनेशन यानी कि प्योर किया जाएगा, एंड विल हेल्प टू ओवरकमिंग द वाटर शॉर्टेज फेस्ड बाय मुंबई इन मंथ ऑफ मे एंड जून। मई और जून के मंथ में मुंबई में जो पानी की दिक्कत होती है उसको ओवरकमिंग यानी कि टैकल करेगा। अ डिसैलिनेशन प्लांट टर्न्स सॉल्ट वाटर इनटू वाटर दैट इज फिट टू ड्रिंक। डिसैलिनेशन प्लांट है वो सॉल्टी पानी यानी कि खारा पानी को ड्रिंकिंग पीने लायक पानी में ट्रांसफर करता है। महाराष्ट्र विल बी द 4th स्टेट टू एक्सपेरिमेंट विथ डिसैलिनेशन प्लांट। महाराष्ट्र है वो चौथा राज्य है जो इस टाइप का डिसैलिनेशन प्लांट इंस्टॉल करता है। इन इंडिया में तमिलनाडु हैज़ बीन द पायोनियर इन यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, setting up 2 desalination plants near China in 2010 and then 2013। सबसे पहले इंडिया में डिसैलिनेशन प्लांट तमिलनाडु के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, सबसे पहले 2010 चाइना में और एंड देन आफ्टर 2013 में तमिलनाडु में दूसरी जगह पे इस्टेब्लिश किया गया था। द अदर स्टेट दैट हैव प्रपोज्ड दिस प्लांट आर गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। और दूसरे दो स्टेट है गुजरात और आंध्र प्रदेश। यानी कि इंडिया में टोटल 4 राज्यों में एक डिसैलिनेशन प्लांट है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ये 4 राज्यों में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।